मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन क्लास पर, जहां पर हम लोग पहले खंड में चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर। जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की इस कक्षा में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो बात की थी उसमें हमने बुनियादी बातें की थी, यानी कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध देख रहे हैं और किसके संदर्भ में देख रहे हैं? भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि जो इंडिया है, भारत है, उसका आज वैश्विक जो कि पूरा का पूरा एक मंच बना है, जो वैश्विक व्यवस्था है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें क्या पोजीशन है। आज इंडिया किस प्रकार से अपने नेबर्स के साथ, किस प्रकार से दुनिया की महाशक्तियों के साथ, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ, वैश्विक संगठनों के साथ अलाइन है, क्या हमारे इंटरेस्ट हैं और कौन कौन से मुद्दों पर हमारा अपने कुछ पड़ोसी देशों के साथ या दुनिया की बड़ी संस्थाओं के साथ या फिर किसी बड़ी महाशक्ति के साथ अगर किसी बात पर हमारा विवाद भी है, किसी बात पर हमारा द्वंद्व भी है, किसी बात पर हमारा मतभेद भी है, तो वो क्या है और किस प्रकार से हम उसको सुलझा सकते हैं। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर रहे थे किसकी? भारत देश की। हम लोगों ने बात की थी कूटनीति की, हमने बात की थी अपने हितों की। और इन्हीं घटनाक्रमों के बीच में आप देख रहे हैं, कल भारत के पड़ोसी देश में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। और जिस प्रकार से उस घटनाक्रम के तहत आपने देखा कि बांग्लादेश की हम बात पहले भी कर रहे थे, जब हमने आपको भारत के सारे पड़ोसी देशों के बारे में एक ब्रीफ चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के आसपास जितने भी आप देश देखते हैं, वहां एक चीज बड़ी कॉमन आपको देखने को मिलती है कि कहीं पर भी डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में नेपाल में सरकार बदली है। नेपाल में जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार के बजाय अब वहां पर केपी शर्मा ओली की सरकार आई है। और केपी शर्मा ओली सरकार जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो प्रधानमंत्री आपको पता है भारत के हित वाले नहीं, बल्कि वो चाइना के पक्ष में बात करते हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जिनके समय पर नेपाल का नया नक्शा जारी हुआ था और जिसमें हमारे उत्तराखंड के लिपुलेख को, लिम्पियाधुरा को आप जानते हैं जो काला पानी का क्षेत्र है, उन 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में नेपाल ने दर्शाया था। वो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण बना। दूसरी बात आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध लगातार आप देख रहे हैं। 2020 में क्या हुआ कोविड के दौरान, और सीमा क्षेत्र में लगातार तनाव रहता ही है। हर बार आप समझते हैं, कई बार उनके सैनिक हमारे क्षेत्र में, कई बार हमारे सैनिक उनके क्षेत्र में, क्योंकि सीमा बहुत स्तर पर क्या है, वहां पर डिमार्केटेड नहीं है ना। तो इस वजह से वो भी विवाद रहता है। फिर हमने बात की थी अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जब डोनाल्ड ट्रंप तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां से अमेरिकी फोर्सेस को विड्रॉ किया, उसके बाद आप जानते हैं अफगानिस्तान के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल आ गया किसका? तालिबान का। और तालिबान वहां पर कंट्रोल कर रहा है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे भी नहीं है। पाकिस्तान का नाटकीय घटनाक्रम आपने देखा कि पाकिस्तान में चुनाव हुए, है ना, और उन चुनावों में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो उस टाइम पे होनी चाहिए थी और पहले तो रूलिंग पार्टी थी, इमरान खान जो है, जिसके नेता है, उन इमरान खान को ही पाकिस्तान में कैद कर रखा है। तो किस प्रकार का लोकतंत्र है वहां पे? पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो कैद हैं और उनको सत्ता से हटाया गया है। और इस सब में अमेरिका उनके, मैंने आपको बताया था, अमेरिका इसके पीछे रहा है। और इस वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान में भी ना तो लोकतंत्र सही से चल पा रहा है, अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, और नेपाल की भी आपने स्थिति देख ली। फिर बात हम कर रहे थे अपने पड़ोसी देशों में भूटान और बांग्लादेश की। हम कह रहे थे भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और भूटान के साथ तो हमारे मैत्री संबंध हमेशा सदाबहार रहे हैं। भूटान में आप समझते हो, भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भी भारत के कंधों पर ही है। भूटान और भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ है शुरुआत से ही। और आजकल एक बड़ी दिक्कत की बात ये आ रही थी कि भूटान के ऊपर भी चीन की नजर है। और भूटान के ऊपर चीन क्या चाह रहा है कि भूटान के साथ वो अपनी जो लैंड बाउंड्री है उसको रिजॉल्व करने के बहाने कुछ ऐसे एरियाज को वो कैप्चर करना चाह रहा है, जिससे भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत खड़ी हो सकती है, जो चिकन स्नेक वाला क्षेत्र है। क्योंकि डोकलाम विवाद आप जानते हैं, जो एक त्रिपक्षीय विवाद बना भारत, भूटान और चीन के बीच में। तो ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। फिर भी ओवरऑल भूटान के साथ अभी तक संबंध हमारे अच्छे हैं। बांग्लादेश के साथ हमने आपको बताया था कि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, अवामी लीग की, उनके साथ हमारे संबंध
बड़े स्तर पर प्रगाढ़ रहे हैं। अभी पिछले महीने भी प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ आई थी ऑफिशियल टूर पे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जून में आई थी प्रधानमंत्री की हैसियत से। अभी भी वो भारत में ही है, लेकिन आज स्थिति एकदम पलट चुकी है। आज वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं है। सन 2009 से और 2024 5 अगस्त तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रही, लेकिन आज स्थिति आप देखिए, उनको आनन फानन में 45 मिनट के अंदर अंदर अपने देश को छोड़ना पड़ा। अब ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही, आप समझिए कैसी विचित्र बात होगी, जो उस पूरे देश का एक प्रकार का शासक है, जो उस पूरे देश पर जहां भी जाएगा कितना प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, कितना सम्मान होता है, संवैधानिक पद होता है, हर चीज है, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने ही देश से भागना पड़ा और एक बार फिर भारत की उन्होंने क्या ली, शरण ली। तो बांग्लादेश में अब फिर स्थिति पलट गई है। और जरा ध्यान कीजिए, हम अंतरराष्ट्रीय संबंध ही पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था यहां पर कुछ देश होते हैं जो किसी भी देश की सरकार को गिरा सकते हैं और बना सकते हैं। अभी हम पिछले ही लेक्चर में बात कर रहे थे, उस वक्त तक तो इस बात की कोई चर्चा भी नहीं थी, इस बात का कोई हनक भी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था। हमने आपको बताया था अभी पिछली क्लास में, याद होगा, कि अमेरिका जैसे देश चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं। और इन चुनावों में जो भारत में भी चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी को कमजोर, हम बोलते हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, भारत की जनता नाराज है, वो है वो है, पर हमें असल में पता ही नहीं होता भारत सरकार को भी कमजोर करने के पीछे इस बार जो 400 पार की नारे लग रहे थे और 300 भी सीटें नहीं आई, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती भारत में जो ऐसी सरकार आए जो इतनी ज्यादा मजबूत हो कि फिर वो उनकी सुने ही ना। तो उन्हें कमजोर सरकार चाहिए होती है, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो, ताकि कमजोर सरकार को किसी तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो हम तो अपने आप में खुश होते हो, मोदी जी बड़ा वो कर रहे थे और भाजपा को ये सीटें आ गई। हमें पता ही नहीं कि इनके पीछे हम लोगों की जो गुस्सा है, हम लोगों की जो नाराजगी है, वो तो एक तरफ होती है, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय साजिशें किस प्रकार काम करती हैं, वो आपने कल बानगी देखी कि बांग्लादेश में, और आपको मैंने पहले बताया था बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे अमेरिका उसके ऊपर खुश नहीं था। दूसरा, बांग्लादेश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ वो भारत के लिए भी एक इशारा है। अमेरिका हमसे नाराज चल रहा है कुछ समय से, जब से प्रधानमंत्री रूस गए हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री रूस गए, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, इस बात से अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। तो हम जैसे तैसे से समझा रहे हैं कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन ऐसे समय पर जब यूक्रेन के पीछे पूरा वेस्ट खड़ा है, यूक्रेन के पीछे पूरा का पूरा आप देखिए कौन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, तो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात अमेरिका को अखरती है। और अमेरिका कोई बात अखरना, ये इशारा भी हमारे लिए कि हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी, अब हमारे लिए सिरदर्द बढ़ गया ना। अभी तक हमारी फोर्सेस पाकिस्तान के साथ, एक तो पाकिस्तान के साथ सदाबहार समस्या है, दूसरा चीन के साथ तनाव चल रहा है। अब बांग्लादेश में जो स्थिति हुई, अगर वहां से बड़े स्तर पर लोग निकलते हैं तो भारत की तो सबसे लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो हमारी लग रही है, ये दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स में से एक है। वैसे ही पश्चिम बंगाल सेंसिटिव स्टेट है, संवेदनशील राज्य है, असम संवेदनशील राज्य है। उधर मणिपुर में हिंसा का दौर हमने लंबा देखा है, अभी भी वहां हालात सामान्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से पूर्वोत्तर क्या हो सकता है, डिस्टेबलाइज, पूर्वोत्तर में फिर से इंसर्जेंसी के हालात हो सकते हैं। और ऐसे समय पर आप देखो आईएसआई भी इसके पीछे है। आईएसआई जानते हैं पाकिस्तान की एजेंसी है। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा हमारी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, हमारा बड़ा पड़ोसी देश है। पहले भी वहां पे जब 1971 में पाकिस्तान ने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, आप जानते हैं पाकिस्तान का हिस्सा रहा है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान था, कितना बड़ा वहां पर अत्याचार हुआ था, वहां से कितने लोग बाहर आए थे। और फिर उसके बाद ही वो सारी जो समस्या बनी वो हमारे नागरिकता की समस्या बनी। फिर उसको लेकर ही याद कीजिए कानून आया था, एक सीएए कानून, एक असम का अपना पूरा पूरा रजिस्टर बन रहा था, उसके ऊपर विवाद हुआ। दिक्कतें वहां से आ रही है, यहाँ आंदोलन हो जाता है। आपको पता होगा नागरिकता संशोधन कानून 2020 का कानून, याद होगा कितना भयंकर आंदोलन हुआ था दिल्ली में, शाहीन बाग आंदोलन, आपको याद होगा। वो तो फिर कोविड आ गया था, तो किस तरह से आंदोलन को फटाफट फटाफट सरकार ने वो किया। हुआ बांग्लादेश में भी आंदोलन। अब आंदोलन लोकतांत्रिक देश में लोगों का अधिकार है, पर कभी कभी कोई आंदोलन ऐसा हो जाता है कि वो हाईजैक हो जाता है। अभी आपने 5-6 सालों में भारत में भी बड़े आंदोलन देखे होंगे, जैसे किसान आंदोलन, जैसे नागरिकता आंदोलन, है ना,
और आंदोलन के साथ वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। पर कई बार वही आंदोलन हमारे देश की जो पूरी की पूरी राज व्यवस्था है उसको ही पटरी से भी उतार देते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर हम जब भारत बांग्लादेश पढ़ेंगे तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो ताकतवर मुल्क हैं ये किसी किसी देश में सत्ता ही पलटा देते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कौन है इसके पीछे? जो ये बांग्लादेश में हुआ है ये एकदम तो हुआ नहीं। ऊपर से वैसे शेख हसीना का रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है अपने देश के लिए। अपने देश में वो एक प्रकार से 15 साल से सत्ता में 2009 से। और वो जो अपोजिट पार्टी की है मैंने आपको बताया था खालिदा जिया, खालिदा जिया याद है? खालिदा जिया वो जेल में है। उस पार्टी ने तो इस बार का इलेक्शन ही बाइकआउट कर दिया था। जनवरी में तो इलेक्शन हुआ था, इसमें बड़े स्तर पर ये पार्टी जीत के आई। लगातार एक ही पार्टी लगातार जीतती आई है तो भी लोगों के मन में एक शंका हो गई है कि ये लगातार विपक्ष तो था ही नहीं वहां। खालिदा जिया अब रिलीज हो रही हैं, ऐसा कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था रात को 12:30 1 बजे करीब रात के, कि खालिदा जिया को रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ने। तो अब यहाँ पर घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और वहां पर कुछ जो है लोगों के ऊपर, हिंदूज के ऊपर अब अत्याचार होने लगा है। 8 से 12% पॉपुलेशन वहां की जो है हिंदू है। अब आ गई उनकी शामत एक प्रकार से। अब वहां पर जो कट्टरपंथी है वो सीधा सीधा मंदिरों पे, 4 मंदिर तो कल ही तोड़ दिए गए और बड़े स्तर पर हिंदू आबादी पर हमला स्टार्ट हो गया। अब वो इसमें ऐसा तो अब कानून व्यवस्था कुछ है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं। अब कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी को मार रहा है और प्रधानमंत्री के घर में घुस गए। अभी क्या हुआ था कुछ समय पहले श्रीलंका में, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे लोग और अपनी फोटो फोटो डाल रहे थे। तालिबान को क्या देखा था हमने? वो एक जिम में घुस गए थे, डंबल से अपने एक्सरसाइज कर रहे थे। और कल बांग्लादेश में भी आपने देख लिया। तो ये हाल है हमारे पूरे पड़ोस में। देखो बताओ, भारत के लिए तो अंदर समस्याएं हैं ही, बाहर भी इतनी समस्याएं हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो आपका श्रीलंका, वो क्राइसिस से, उधर से मालदीव्स में जब से मुइज्जू सरकार आई, मुइज्जू सरकार है, अब सारा पड़ोस में तनाव हो गया। क्या करे विकेश बताओ? ऐसे समय पर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं जब हर तरफ तनाव ही तनाव दिख रहा है। हाँ तो क्या लगता है सर, आपको ये बांग्ला? हाँ सर जी कि बोलिए। देश में किसी भी देश में कोई प्रॉब्लम होती है भारत ही भाग कर क्यों आते हैं सर? जैसे ये अब शेख हसीना भाग के भारत आ गई। देखिए शेख हसीना के भारत के साथ, अच्छा अभी हमने आपको पिछली क्लास में तो बताया था हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार और शेख हसीना सरकार की बहुत अच्छी बनती है। न केवल उनकी अच्छी बनती है बल्कि कांग्रेस से भी उनकी बहुत अच्छी बनती है। आपको मैंने पिछली बार बताया था नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में आई थी तो राहुल गांधी से भी मिली और सोनिया गांधी के घर भी गई थी शेख हसीना। मतलब बांग्लादेश की जो अभी सरकार चल रही थी ना शेख हसीना, बांग्लादेश बनाने के पीछे कौन है? भारत की बड़ी ताकत है, इंदिरा गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, जो मैडम के प्रधानमंत्री के जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। इंदिरा गांधी ही बांग्लादेश बनाने के पीछे, आप समझिए पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, इसके पीछे भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो उस समय सरकार कांग्रेस की थी, आज सरकार बीजेपी, सरकार किसी की भी हो, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे हैं। तो शेख हसीना जो है ये भारत इसलिए आती हैं क्योंकि इन्होंने लंबा समय भारत में ही बिताया है। भारत ने संकट के समय इनको हमेशा मदद की। आपको पता होगा शेख हसीना के 17 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, परिवार के सदस्यों की। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखो क्या इतिहास है। बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको आपको पता है एग्जीक्यूट किया गया। उनके परिवार के 17 इनके 3 भाइयों की हत्या की गई। ये तो बच गई थी उस टाइम, इनको भी मारने का पूरा प्लान था उस जमाने में। कल तभी तो निकली है वहां से। अगर ये रुकती तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे तत्व थे कर सकते थे, वो हत्या तक भी हो सकती थी। तो उनको 45 मिनट का टाइम दिया, मिलिट्री नहीं कि आप निकल जाइए फटाफट। मिलिट्री को भी एक मौका मिल गया वहां पे सरकार चलाने का। भगवान की कृपा से टचवुड आज तक भारत की मिलिट्री ने ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई एक बार झूठी झूठी खबर आ गई कि मनमोहन सिंह सरकार की चल रही थी कि मिलिट्री कूच कर रही है दिल्ली की तरफ, एक बार न्यूज आई थी। पर भारत लोकतांत्रिक है, हमारी मिलिट्री डिसिप्लिन है और आज तक हमारी मिलिट्री ने कभी कू करने की कोशिश नहीं की। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि शेख हसीना का पूरा परिवार मार दिया गया। तो शेख हसीना और शेख रिहाना जो उनकी बहन थी वो दोनों बच गई। वो जर्मनी में थी उस टाइम पर, फिर वो वहां से आए तो बांग्लादेश में एकदम एंटर नहीं हो सकते थे, वहां अजीब सी ताकतें काम कर रही थी, मिलिट्री काम कर रही थी। तो फिर क्या हुआ,
भारत में वो रही, भारत में वो पढ़ी भी है, भारत में वो कई बार रही है, दिल्ली बहुत समय तक रही है। तो भारत के साथ एक नेचुरल, आप समझिए कितनी बार आते हैं भारत में, विजिट करते रहते हैं। तो भारत, नेता तो आते हैं भारत इसलिए क्योंकि क्या है, भारत एक बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ यहाँ कभी कोई संकट आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ के नेता, हाँ पाकिस्तान के कोई प्रधानमंत्री फंसेंगे वो नहीं आएंगे भारत, वो जाहिर सी बात है दूसरे देश जाएंगे। लेकिन एक दोस्त होने के नाते कई बार ऐसा होता है ना कि राजनीतिक बातें अलग है लेकिन जो पारिवारिक माहौल होता है वो अलग है। अब आपको पता है हमारे देश में सरकार बीजेपी की चल रही है, तो भी शेख हसीना सोनिया गांधी से भी मिलने जाती हैं, राहुल गांधी से भी मिलने जाती है जब वो प्रधानमंत्री के रूप में आई। तो एक होता है पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको पता होगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, भारत अलग देश है, दोनों देशों के संबंध तो खराब है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी की शादी में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, एक ही बार गए थे उस टाइम, आपको पता होगा। और सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के घर जाती थी, नवाज शरीफ की मां उनके लिए खीर भी बनाती थी, खीर भी खिलाती थी उनको, सुषमा स्वराज उनके पैर छूती थी, भारत की विदेश मंत्री थी। तो पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं। और देश में अब हमारी वैसी लड़ाई हो, मतलब अब ये राजनेता भी तो क्या है, संसद में आपको लड़ते भिड़ते दिखेंगे वो, लेकिन अभी किसी की शादी होगी यादव परिवार में शादी होती है, कहीं सब जाते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह आशीर्वाद देते हैं, वो अब अंबानी की शादी में अंबानी को ये गाली देते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं ये अंबानी अडानी ने देश की संपत्ति हड़प ली, इन्हीं की शादियों में जाते हैं, खूब रसमलाई उड़ाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अलग बात है कि वो दिखाते क्या है और होता क्या है अंदर खाने। तो आपको ये समझना चाहिए पारिवारिक चीजें अलग होती हैं, और जनता आती है भाग के, वो बड़ी समस्या भी हो जाती है, क्योंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में अब देखो रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत तगड़ा है, तिब्बत से, जब तिब्बत में चीन ने अटैक किया था तो भारत में लोग आए, रोहिंग्या, रोहिंग्यास म्यांमार, वो क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, पाकिस्तान से जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार आप सुनते हो, पाकिस्तान से लोग आते रहते हैं, है ना, एक्सोडस भी होता है कई बार वो खुद ही इतने परेशान हो जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं अपनी इच्छा से। और अब बांग्लादेश वाली जो स्थिति हुई है, तो भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक बड़ा देश है, और भारत को क्योंकि एक मानवीय आधार पर, जो भी बड़े देश होते हैं मानवीय आधार पर, लोकतांत्रिक देश मानवीय आधार पर शरण देते हैं, लेकिन कई बार ये शरण हमारे लिए क्या बन जाती है, संकट बन जाती है। अब शेख हसीना भारत में आई है, लोगों का आना है तो एक चीज है, अब लोग आएंगे, वो हमारी बीएसएफ चौकस हो गई है कि इस टाइम लोग घुस सकते हैं, इतने बड़े बॉर्डर को पिछली बार हम बात कर भी रहे थे, एक ने पूछा भी था सर ये पाकिस्तान में कैसे घुस जाते हैं, अभी बात चल रही है ना कि 600 के करीब वो कमांडोज घुस गए पाकिस्तान के। देखो एक टाइम पे कितना सिरदर्द हो गया हमारे लिए, पाकिस्तान के कुछ कमांडोज कश्मीर में घुसे हैं और इलेक्शन कराने हमें सितंबर में, वहां 30 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि अभी इलेक्शन कराना ही बहुत बड़ा सिरदर्द है, जब तक इलेक्शन नहीं होता, आए दिन वहां सुन रहे हो आप, कभी वैष्णो देवी की यात्रियों को पे ऊपर हमला हो रहा है, कभी अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कभी सैनिकों के काफिलों पे हमला हो रहा है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। इतनी बड़ी आप देखिए संख्या में लोग घुस गए, वहां तो टेंशन थी, अब पूर्वी क्षेत्र में भी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव है, म्यांमार जो ये आपका जो मणिपुर है, यहाँ वैसी दिक्कत चल रही है, म्यांमार में भी लोकतंत्र नहीं है, वहां की नेता आंग सान सू की जेल में है, म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है, तख्ता पलट हुआ था वहां चीन ने करवाया, और बांग्लादेश के पीछे अब कौन ताकत है वही मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं शेख हसीना भारत में लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्यों, क्योंकि खतरा है उनके लिए, यहाँ पे एम्बेसी की इसकी जो हाई कमीशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है बांग्लादेश की, ठीक है ना, यहाँ पर भी हम जब तक हमारी मिट्टी में है हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब भारत से वो बाहर जाएंगे, अब देखते हैं 2 4 दिन 6 दिन कितने दिन रहती हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ से फिनलैंड जा सकती हैं, या जा सकती हैं फिर वो कहां पर, इंग्लैंड, सब कोई फिर इधर उधर जाके इंग्लैंड लंदन में ही जाते हैं। अब ये भी प्रश्न हो सकता है सब लंदन में क्यों जाते हैं, आपको पता होगा नवाज शरीफ भी लंदन चले गए थे, है ना, अब शेख हसीना भी लंदन चली जाएंगी, लेकिन भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इससे हमारी भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चलिए अब मुझे आप बताइए जरा आयुष, क्या घटनाक्रम जो ये हुआ बांग्लादेश में, कौन इसके पीछे हो सकती है, कौन सी ताकत हो सकती है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री हो सकती है बड़ी, कोई भी, कौन सी, ऐसे थोड़ा कि किसका कोई मतलब नहीं वो भी हो जाएगी, रशिया को क्या इससे हो रहा है, चाइना हो सकता है, आप बताइए, यूएसए, हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं बांग्लादेश में,
विच कंट्री, कौन सी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, बताइए। सर कौन सा? मुझे हाँ, भी लगता है चाइना हो सकता है, लेकिन अंदर के लोग जब खुदे आपस में लड़ के मरना चाहते हैं तो सब दूसरे का इल्जाम लगाए। मुझे तो समझे में नहीं आता कि दूसरे देश में हम पहले जाते हैं और हमारे अंदर के हालात इतने बुरे होते हैं कि हम खुद ही सही से नहीं रहना चाहते हैं, चाहे अपना देश हो चाहे दूसरे का देश हो। फिलहाल चाइना की संभावना है सर। चाइना की संभावना। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत आवाज। बेटा माइक बंद कर दीजिए, किसका ऑन हो गया माइक? सत्येंद्र जी का है। सर रूस। आपको पता होगा ये सब हुआ है किस कारण से? पाकिस्तान की अभी बात कहां से आ रही है? पहले अपने घर की बात होगी। ये सब हुआ है किस कारण से? जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बात को समझिए। ये सब हुआ है बांग्लादेश में रिजर्वेशन की वजह से। बांग्लादेश में जो ये सारा पूरा का सिस्टम हुआ है, इसके पीछे है रिजर्वेशन, कोटा। अब देखो रिजर्वेशन जो है ये कई बार इस हद तक स्थिति खराब कर देता है। बांग्लादेश के लोग लगातार, जो स्टूडेंट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन वहां से हटाया जाए। और बांग्लादेश में जो रिजर्वेशन है वो 30% रिजर्वेशन किसको दिया गया है? जो लोगों ने 1971 के, आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 16 दिसंबर 1971। भारत में इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए थे और भारत के साथ जो हस्ताक्षर हुआ उसमें आप समझते हैं पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले प्राथमिक देशों में भारत सबसे पहले देशों में रहा है। तो जब यह अलग देश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जिसका नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में 1971 में जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अब जरा एक चीज बड़ी विचित्र है, बांग्लादेश की जो निर्माण हुआ, इसके पीछे आपको पहले बांग्लादेश का निर्माण समझना पड़ेगा। अभी याद होगा हाल ही में बांग्लादेश के निर्माण को 50 साल पूरे हुए थे। कब सर? 2021 में। रामनाथ कोविंद तत्कालीन राष्ट्रपति गए थे, याद होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे, 50 साल हुए थे। भारत बांग्लादेश मैत्री को भी 50 साल हो रहे थे और बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बड़ा रोल है। तो इसलिए अभी एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर बांग्लादेश के वो भारत ही क्यों आई? भारत के प्रयासों से ही बांग्लादेश बना है, वरना वो पाकिस्तान था। और सोचो पाकिस्तान हमारे इधर भी होता उधर भी होता, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान होता तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितनी अशांति होती। कश्मीर में जैसी अशांति है ना, हम असम में चैन से बैठ सकते थे, ना मणिपुर में, ना नागालैंड में, कहीं पे भी नहीं। और वो तोड़ने का प्रयास करता भारत से इन सारे क्षेत्रों को, क्योंकि उधर से चाइना बॉर्डर लगता है, म्यांमार वाला, सारी दिक्कत हो जाती। अब देखिए 2021 की बात है, 2021 में 50 साल पूरे हो रहे थे। 50 साल पीछे चलिए, जब बांग्लादेश में ये सारा आंदोलन हो रहा था, उस दौरान भी बांग्लादेश में दो गुट थे। एक गुट जो मांग कर रहा था स्वाधीनता की। इनफैक्ट वहां के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जैसे भारत में महात्मा गांधी हैं, बांग्लादेश में कौन है? शेख मुजीब, जिन्हें बोलते हैं हम शेख मुजीब। ये अभी शेख हसीना के फादर हैं, शेख हसीना के पिता हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्हीं की हत्या हुई थी। ये बांग्लादेश के निर्माता है, इन्हीं की वहां हत्या की गई, मारा गया, फांसी हुई। तो शेख मुजीब जो हैं, आप ध्यान दीजिए इनको, शेख मुजीब जो हैं ये तो अलग देश घोषित कर दिया इन्होंने कि हम नहीं रहते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में हमारी बंगाली भाषा को कोई इज्जत नहीं है, हमारे लोगों को इज्जत नहीं है, हमारे नस्ल को कोई इज्जत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में थोपी जा रही थी उर्दू और पंजाबी। भाई पाकिस्तान दो तरफ था ना, पाकिस्तान इधर भी था। आपको पता है भारत का बंटवारा, एक तो ये सारी जड़ के पीछे भारत का बंटवारा है। भारत का बंटवारा जो था, तो भारत का इधर भी पाकिस्तान बना, इधर भी पाकिस्तान बना, आपको पता होगा। दो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले। और असल में जो वास्तव में जो मुस्लिम लीग बनी थी, वो बनी ही कहां थी? आपको पता है, बांग्लादेश के ढाका में। असल में जो पाकिस्तान की बात उठी थी ना, वो आज जो पाकिस्तान है वहां से नहीं उठी थी।
पाकिस्तान की जो मेन बात उठी थी वो उठी कहां से थी? ढाका से, जो आज बांग्लादेश है। लेकिन जहां से पाकिस्तान की बात उठी वो पाकिस्तान ही नहीं रहा, वो बन गया बांग्लादेश। ये भी समय की बात है। तो 1947 में हमारा विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, एक हिस्सा ये मिला, एक हिस्सा ये मिला। और 1945 के बाद 1971 में पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया, पाकिस्तान भी दो भाग में टूट गया। और इसकी जो बुनियाद है वो तो बहुत पहले अंग्रेजों ने ही खोद दी थी। 1905 में बंगाल विभाजन, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन के समय। और वो जो बंगाल विभाजन हुआ वही बिल्कुल विभाजन जो है आज, ये जो पूरा बांग्लादेश है ये हमारा बंगाल राज्य था, बंगाल स्टेट। तभी तो हमारे इतना कल्चर मिलता है उससे। कई लोगों का ऐसा है वहां पे कि उन लोगों का इधर मायका है, किसी लड़की का ससुराल इधर है। त्रिपुरा के भी कई लोगों का परिवार, कईयों के लोग रिश्तेदार इधर उधर है, समझ रहे हैं? मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ है, देश अलग हो गए, पहले एक ही था सब कुछ, एक लैंड थी, अब वो अलग अलग देश बना दिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, बंगाल का विभाजन हुआ, वो आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। बाद में 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, एक हिस्सा इधर निकला पाकिस्तान का, एक हिस्सा इधर निकला। इसे बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, इसे बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान। जब 1970 में इलेक्शन हुए थे, 1970-71 में इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, तो इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान ये भी है और पाकिस्तान ये भी है। अब इतने लंबे समय तक तो बात ये चलती थी कि भाई पाकिस्तान को ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जोड़ने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। मान लीजिए यहां से कोई सामान यहां पहुंचाना है या यहां से कोई सामान यहां पहुंचाना है, तो हम ऐसे बेवकूफ तो है नहीं, ऐसी हालांकि बात चलती है कि एक बार कोई नेता ऐसे भी चल रहे थे जो बीच से पैसेज देना चाह रहे थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बात ऐसी भी आई थी कि पाकिस्तान बोलता था भाई मैं इधर से इधर कैसे जाऊं, भाई हम अपने घर के अंदर से उड़ना घुसने देंगे तेरे को? कल के दिन तो फिर हमारा पूरा भारत का ही उधर तोड़ जाता, इधर टूट जाता, यूपी का आधा हिस्सा ऊपर नीचे ये सब गड़बड़ हो जाता। पाकिस्तान को जो भी करना है वो उसका समस्या है, बन गया पाकिस्तान। तो सारा जो जाता था पाकिस्तान पहले पूरा घूम के जाता था, इधर से इधर समुद्री मार्ग से जाएगा, इधर से इधर सामान वामान जो जाता था पूरा घूम के जाता। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी पाकिस्तान जो बना आज कई लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बना था, आधा पाकिस्तान इधर बना, आधा पाकिस्तान इधर बना। जब वहां पे चुनाव हुए 1970-71 में, तो वहां पर जो पार्टी जीत गई वो पार्टी जीती आवामी लीग, जिसकी ज्यादा सीटें थी। आवामी लीग कौन, जिसके नेता कौन है? शेख मुजीब। यानी अब इन्होंने बनना था प्रधानमंत्री। भाई जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आती है वही तो प्रधानमंत्री बनेगा। अब ऐसा थोड़ा कि सीटें आएंगी बीजेपी की सबसे ज्यादा और प्रधानमंत्री बना देंगे राहुल गांधी को। तो वहां पर प्रधानमंत्री कौन बने? शेख मुजीब बनना था, बने नहीं। तो हुआ क्या, वहां हो गया विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये शेख मुजीब कौन है? बंगाली है। ये कौन है? बंगाली। यानी ये बंगाल वाले पाकिस्तान से आ रहे, इस वाले पाकिस्तान से। लेकिन राजधानी कहाँ है? इधर, इस्लामाबाद तो इधर है। शपथ ग्रहण, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? वैसे गुजरात के हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पे तो दिल्ली रहेंगे ना, तो है ना, गुजरात से सरकार चलाएंगे, दिल्ली आना पड़ेगा। तो अब ये जो है इनको आना पड़ेगा यहाँ। और यहाँ जो थे, यहाँ के लोग और यहाँ की पार्टियां पसंद नहीं कर रही थी कि कोई बंगाली बने कोई हमारा प्रधानमंत्री। वहां तो जितने प्रधानमंत्री, वहां किसका वर्चस्व है पूरे पाकिस्तान में? पंजाब। नवाज शरीफ पंजाबी, इमरान खान पंजाबी, शहबाज शरीफ पंजाबी, सब पंजाबी। वहां दो ही परिवार खासकर चलते रहे, एक भुट्टो परिवार, बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, नाम सुना होगा आपने। इनके पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति है ना, और इनका बेटा भी बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री है, और इनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो विदेश मंत्री रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी के सामने हाथ गिड़गिड़ाए थे शिमला समझौता जो हुआ था। तो याद कीजिए, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा, ये एक हिस्सा ये। 1971 में इलेक्शन हुए, इनको प्रधानमंत्री बनाने से वहां के लोगों ने मना कर दिया। मतलब यहाँ के लोगों ने, मतलब लोगों ने, प्रॉपर लोगों ने नहीं, वहां के जो ये लोग पॉलिटिकल पार्टी पूरा चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, इससे बगावत हो गई। यहाँ के लोग चिढ़ गए, उन्होंने कहा ये क्या देश है भाई, जब सीटें हमारी ज्यादा आ रही क्यों नहीं बना रहे? यहाँ हो गई बगावत हो गई।
तो फिर जब बगावत हुई तो पहले पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं हुआ कंट्रोल, फिर और मिलिट्री भेजनी पड़ी, कंट्रोल नहीं हुआ, तो यहां से मिलिट्री गई, अब मिलिट्री ने यहाँ पर बड़े स्तर पर लोगों को मारा पीटा, कहा जाता है कई लोगों की हत्या हुई, कई महिलाओं के साथ रेप हुआ, बड़ा अत्याचार। अपने ही देश की मिलिट्री ने अपने ही देश की महिलाओं के साथ बर्बरता कर दी, अपने ही देश के लोगों के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता कर दी। अपना ही देश तो हुआ, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, इधर से इधर तुम मिलिट्री भेज के अपने ही लोगों को मार रहे हो, अपने लोगों को कर रहे हो। तो इस समय पर बांग्लादेश में भयंकर माहौल बन गया। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान है उस समय का। वहां जब लोगों को इतना पीटा जा रहा, मारा जा रहा, तो वहां के लोग भाग भाग के कोई हमारा पश्चिम बंगाल घुस जा रहा। अब आज तक घुस जाते हैं तो सोचो 1971 में क्या सीमा का हाल रहा होगा, खुली सीमा, कोई इधर घुस गया, कोई इधर घुस गया, कोई असम घुस गया, त्रिपुरा घुस गया, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है, वहां घुस। अब इससे हमारी हालत हुई खराब। हमने कहा ये लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, पहली बात तो भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा, पाकिस्तान मार रहा, अपने लोगों को मार रहा, पाकिस्तान कुछ कर रहा, अगर हम एकदम बोले तो बोलेगा तुम कौन होते हो बोलने वाले। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, वहां के लोग भाग भाग के हमारे देश में आने लगे, तो अब हमारे लिए दिक्कत हो गई ना। अब यहाँ आबादी एकदम से बढ़ने लगी, इतने सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं, शरणार्थी बन के आ रहे हैं, और शरणार्थी भी नहीं हो प्रॉपर, वो तो प्रॉपर चैनल से नहीं आ रहे हैं, वो तो कोई छुप के आ रहा है, कोई टनल से आ रहा है, कोई बॉर्डर पार करके आ रहा है, कोई कहीं से आ जा रहा है, कोई नदी से आ जा रहा है, कोई कहीं से आ जा रहा है, हो गया सिरदर्द। तो क्या करते आयुष, इंदिरा गांधी ने क्या इंटरवीन, इंदिरा गांधी ने उस समय क्या किया, इंटरवीन किया, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बोला भाई देखो जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे घर का मामला है, देखो संभालो, लेकिन अगर इसकी आंच हमारे देश पर आती है, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो फिर हम एक्शन लेंगे, आप सुधारो इसको। पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान तुम कौन हो बोलने वाले, हु द हेल आर यू, हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे कर रहे हैं क्या, हमारा एरिया, हम इनको मारे, उनको पीटे, तुम कौन हो। लेकिन भाई तुम, ठीक है हम कोई नहीं है, लेकिन तुम पहले ये भी तो समझो कि तुम्हारे लोग फिर हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। और वही स्थिति आज फिर हो रही है, आज भी बांग्लादेश के अब लोग इधर आएंगे, तो अब देखो फिर सिरदर्द है। अब एक तो होता है कि चलो परेशान है उन्हें घुसा लो, दे दो जगह, दूसरा होता है कि यहाँ तो खुद ही इतनी परेशानियां हैं, फिर बाद में पता लगा कि यही सब गड़बड़ होता है, वो परेशान लोग होते हैं, परेशान लोग फिर ऐसे लोगों का फायदा उठाएगा आईएसआई, भारत विरोधी ताकतें, फिर कोई प्रदर्शन आंदोलन होगा, ये सारे लोग भी चल देंगे, फलाना सरकार हाय हाय, फलाना सरकार हाय है। अब बाद में ये दिक्कतें भी हो जाती है, तो बहुत सोच समझना पड़ता है, पता नहीं लगता एकदम से कौन किस चेहरे पे क्या आ गया, भारत विरोधी ताकतें भी घुस सकती हैं ऐसे में। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, जब बड़ा सिरदर्द हो गया तो इंदिरा गांधी ने भी कहा, भाई मैंने कहा ना आपको, इंदिरा गांधी एक सख्त मिजाज की प्रधानमंत्री थी, उनसे कुछ गलत फैसले भी हुए, लेकिन ओवरऑल कंट्री के लिए वो बहुत रिजिड फैसले लेने में हिचकती नहीं थी, उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। पर इंदिरा गांधी ने, आपने देखा, चाहे वो पंजाब वाला मामला हो, खालिस्तान वाले मामले को कर्ब करने के लिए, हालांकि उनसे गलती हुई, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा सख्ती का प्रयोग कर दिया और इससे उनकी जान तक गई, लेकिन वो एक दमदार नेता रही इंदिरा गांधी। उन्होंने एक बड़ी चीज की, उन्होंने सीधा अमेरिका को फोन लगाया, अमेरिका के प्रधानमंत्री को बोला, क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका का पिछल्लू था उस टाइम, उन्होंने अमेरिका को बोला, अमेरिका के विदेश मंत्री भी भारत आए थे उस टाइम पर, अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कुछ बोला नहीं बोला, कोई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका लगी, उस टाइम यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रशिया, उस वॉर में उलझा हुआ था। इसी बीच यहाँ दिक्कत हो गई, हमारे सेना अध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ, आपको याद होगा सैम मानेकशॉ, बहुत प्रसिद्ध है, पिक्चर भी आई है उनके ऊपर, सैम है, कोई पिक्चर आई थी ना अभी हाल ही में, हाँ, तो सैम मानेकशॉ। अब ये मार्च की बात है, आया शेख को गुस्सा, शेख ने कहा हम है ही नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, बांग्ला बांग्ला स्वतंत्र बांग्ला, यानी कि उन्होंने अपने को, पाकिस्तान ने कहा अच्छा अपने देश को तोड़ते हो, अलग देश बनाते हो, और मिलिट्री भेजी, और अत्याचार, बहुत सी दिक्कतें वहां पर स्टार्ट हो गई, तो शेख मुजीब के ऊपर पूरा खतरा हो गया। अब भारत के लिए लगातार, भारत में इतने लोग बढ़ रहे हैं, भारत क्या करे, भारत की समस्या बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि फिर इंदिरा गांधी ने कहा हमें मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, क्या हम मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। शेख मुजीब, ये जो आपकी क्या नाम है इनका, सैम मानेकशॉ को बुलाया, सैम मानेकशॉ ने कहा मैडम अभी हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम अभी एक्शन कुछ लेते हैं, मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तो इससे मामला और बड़ा तूल पकड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामला जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत और बांग्लादेश, आप समझ रहे हो ना, नीचे सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, ऊपर से पूरा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, मॉनसून आने वाला है, मार्च अप्रैल मई, इसके बाद जून जुलाई अगस्त, आपको इस टाइम बहुत बारिश होती है, आजकल क्या बाढ़ बढ़ा रखी है, इस समय पर बिल्कुल भी हमें कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे हमारे लिए क्या हो,
सिरदर्द हो जाए, हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हमें अभी पेशेंटली काम करना चाहिए। तो ये जो बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं उस टाइम ये बड़े गुस्से में वहां की मिलिट्री से, वहां की सरकार से, इन्हीं लोगों को इकट्ठा करके हमने एक संगठन इनका बना, मुक्ति वाहिनी। क्या बना? मुक्ति वाहिनी। हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ये जो लोग आ रहे थे ना वहां से शरण मांगने के लिए आ रहे थे, भाग भाग के आ रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ ये गुस्सा थे, पाकिस्तानी सरकार जो है, इन लोगों को हमने तब तक ट्रेनिंग दे दी। हमारी आर्मी ने प्रॉपर बैक चैनल से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि कल के दिन जब वापस जाएंगे वापस, तो पता भी तो हथियार कुछ चलाना है, कुछ कैसे वो करना है, कोई तुम्हें मार रहा हो सेल्फ डिफेंस तो कर पाओ। तो इनको हमने ट्रेनिंग, इन्हें बोलते हैं बच्चों मुक्ति वाहिनी। कभी पढ़िएगा इनके बारे में, क्या बोलते हैं इन्हें? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी मतलब जो पाकिस्तान से मुक्ति चाहती थी, और मुक्ति वाहिनी में एक भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनको ट्रेन कर रहे हैं, मैंने प्रॉपर वो कर रहे हैं। फाइनली अक्टूबर नवंबर का महीना जो आपका आया, इस समय तक बहुत ज्यादा स्थिति विकट हो चुकी थी। भारत ने कई बार अमेरिका को बोला, अमेरिका कोई मदद नहीं कर रहा था, अमेरिका कुछ पाकिस्तान को बोल ही नहीं रहा था। इसी बीच मॉनसून के टाइम पर जब ये चीजें अंदर चली रही है, इंदिरा गांधी जुलाई के महीने के करीब यूएसएसआर की यात्रा पे जाती है। कहां जाती है? यूएसएसआर। उसी साल जुलाई 1971 के आसपास इंदिरा गांधी यूएसएसआर जाती है, सोवियत रूस। और सोवियत रूस के साथ भारत का एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो सोवियत रूस उसकी मदद करेगा, और सोवियत रूस के ऊपर कोई संकट आता है तो भारत उसको अपनी तरफ से सहयोग करेगा। ये एग्रीमेंट हमारे लिए काम आया, बहुत इंपॉर्टेंट। 1971 का दौर चल रहा है, पड़ोस में इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है। भारत ने सोवियत रूस के साथ, हमारे वैसे भी संबंध सोवियत रशिया से आपको पता है ठीक थे, वैसे तो पहले हम न्यूट्रल ही रहते थे, फिर भी हमारा अलाइनमेंट नेहरू जी के समय से सोवियत रूस के साथ था। अमेरिका सुनता नहीं था, अमेरिका बहुत चिढ़ता था उस समय भारत से, चिढ़ता आज भी है, आज भी चिढ़ता है, लेकिन वो दिखाता कुछ और है, क्योंकि उसे चाइना के खिलाफ भारत चाहिए। तो हम अमेरिका पे, मैंने कभी कहा है, आंख मूंद कर कभी अमेरिका पे भरोसा कर ही नहीं सकते। भारत क्या कोई भी देश नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत चालाक है। तो आगे चल के क्या हुआ, 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही इनविटेशन दिया, उनके जो लड़ाकू जहाज हैं वो हमारे हरियाणा के ऊपर, अंबाला के ऊपर घूम रहे, एक प्रकार से वो बार बार एरियल जो हमारी सीमा होती है, बॉर्डर होता है, उनके विमान घुस रहे हैं अंदर अंदर हमारी सीमाओं पे। तो एकदम चैलेंज था। फिर युद्ध स्टार्ट हुआ, दिसंबर का महीना था, भारत पाकिस्तान के बीच में प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गई। देखो हमारा कोई मामला नहीं था, ये पाकिस्तान के अंदर का ही मामला था, बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसे आप बोल रहे हो। ये वॉर किस में कन्वर्ट हो गई? इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। और इस दौरान हमने यहां पर पूरा, हमें पता था पाकिस्तान की असली जो गर्दन है और उसकी जो कमजोर नस है वो ये है, हमने इसको पूरा घेर दिया। हमने अपनी आर्मी भेजी, और वो जो ढाका का पैलेस है वहीं पर आप देखिए, नेट में इंटरनेट में पिक्चर भी मौजूद है, 16 दिसंबर 1971 हमने पाकिस्तान की यहां से पूरी रसद काट दी। यहीं से तो जाती थी ना सेना सप्लाई, जो आर्मी पाकिस्तान की यहां थी यहां फंस गई। अब कोई सप्लाई नहीं आ रही है, कोई रसद नहीं आ रही है, तो क्या करेगी वो आर्मी? तो पाकिस्तान को यहां से सारा सप्लाई हमने, ये हमारा गुजरात कोस्ट है, उनका सिंध कोस्ट है, रोक दिया। अब यहां पर एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ था, हालांकि ये आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा, जब यूएस से आया था मदद कर रहे। यूएसए के पूरे दुनिया भर में नेवल पोस्ट बने हुए हैं, पूरे दुनिया भर में डिफेंस के उसके पोस्ट रहते हैं। यूएसए ने अपना एक जहाज जंगी भेज दिया था बहुत बड़ा। कहां? उसने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, कहां? बे ऑफ बंगाल की तरफ। यानी उस समय पाकिस्तान ने मदद मांगी किससे? और यूएसए उसकी मदद के लिए आ भी रहा है। और यूएसए, अब देखो कितना ये वर्ल्ड वॉर बन जाता पाकिस्तान की मूर्खता की वजह से। यूएसए ने अपना एक पूरा का पूरा जहाज भेज दिया, किसकी मदद के लिए? क्योंकि वो इधर आता जहाज तो बांग्लादेश। इसी बीच भारत ने रशिया को कॉल लगाया, और भारत ने कहा भी हमारी संधि हुई है, हमारे ऊपर खतरा है। और यूएसएसआर ने अमेरिका को बोल दिया, अगर तुम्हारा जहाज थोड़ा भी आगे बढ़ा तो फिर हम अपना भी जहाज भेज देंगे। यानी कि ये दो बड़े स्तर पर लड़ाई चली गई। अमेरिका पूरा पूरा पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रहा था, और अब अगर अमेरिका आता तो हम हार जाते, लेकिन अमेरिका को काउंटर करने के लिए हमने दूसरा पत्ता खेल दिया, यूएसएसआर वाला। अब वो दोनों बड़ी महाशक्ति हैं, काउंटर हो गया, उसको अमेरिका को काउंटर कर दिया उसने। इतने में हमने फटाफट दिमाग लगा के तुरंत, जितनी जल्दी इनकी आर्मी प्रेशर में आए, और फटाफट यहाँ घेरा, और इनकी आर्मी फंस गई। इधर से कोई मदद नहीं आ पा रही है, अमेरिका की मदद रूस ने रोक दी। ले भाई अब कहां जाओ, घेरा पूरा वो। और ये
भाई शांति काल का आप देखिए, कोई ऐसा बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सिंपल बायलेटर। अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा आप देखिए इस पीरियड का वर्ल्ड वॉर से अलावा 93,000 सैनिक हमारे कैद में आते। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि फंस चुका था, हर तरफ से हमने घेर लिया था। 93,000 सैनिक क्या हो गए, हमारी कैद में आ गए। ये आज तक कभी हुआ? 93,000 सैनिक, और पाकिस्तान की हार हो गई। इधर के इलाके को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं, बांग्ला। इसीलिए बांग्लादेश जो है उसके भारत के साथ प्रगाढ़, यानी बांग्लादेश के बनने के पीछे, बांग्लादेश के बनने के पीछे कौन है, भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका। लेकिन ऐसे समय पर, और शेख मुजीबुर रहमान वहां के वो बनते हैं आगे, तो वो शेख मुजीब और इंदिरा गांधी का एहसान मानेंगे नहीं मानेंगे? उन्हीं की बेटी शेख हसीना है, उन्हीं की बेटी शेख हसीना है, इसीलिए भारत आते हैं, क्योंकि भारत के साथ इनका पुराना अटैचमेंट है। दूसरी बात, जिस समय यहां पर ये हो रहा था, तो पाकिस्तान, जो ये जो सारे बांग्लादेश के लोग हैं ना उस समय के, जो कि पाकिस्तान के लोग थे उस टाइम, तो पाकिस्तान के लोग बोलेंगे ना नहीं, इनमें से ज्यादातर लोग तो चाहते थे कि क्या बने, बांग्लादेश अलग देश हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे बांग्लादेश अलग ना हो, वो पाकिस्तान का ही पार्ट रहे। उनको इन्होंने बोल दिया रजाकार। क्या बोल दिया गया, रजाकार। रजाकार का मतलब वो हो गए गद्दार, उस समय के हिसाब से वो हो गए गद्दार, जो पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं, बोल रहे पाकिस्तान ही रहने दो। वो थोड़े कट्टर इस्लामिस्ट थे, वो कहते थे पाक। और उन्हीं में एक इनका आर्मी कमांडर था, उसकी वाइफ का नाम है खालिदा जिया। तो अब आपको समझ में आ रहा है खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया वो है जो पाकिस्तानी आर्मी कमांडर की वाइफ है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुका है। और खालिदा जिया इसलिए हमेशा पाकिस्तानी वाला कार्ड खेलती है। अब आज ये रिहा हो रही है और शेख हसीना बाहर है। खालिदा जिया समझ में आ रहा है कौन है? खालिदा जिया, बांग्लादेश में दो पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस है। बांग्लादेश में आपकी कौन सी, जो आपकी, उसके करनी ना देखिए सर किसी का माइक ऑन है। सर अनीता को ज्वाइन कर दीजिए। भाई किस किस का माइक ऑन हो जा रहा है बीच बीच में, जरा ध्यान रखिएगा। आप लोगों का बीच बीच में माइक ऑन हो रहा है। बांग्लादेश में दो पार्टी हैं, एक है अवामी लीग और एक है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अवामी लीग की लीडर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर कौन है? खालिदा जिया। तो खालिदा जिया के हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर की हत्या में भी उनका ही हाथ था। तो ये वाले वो लोग थे जो नहीं चाहते थे बांग्लादेश बने, लेकिन अब बन गया, वहां की पॉलिटिकल पार्टी है। तो जब जब ये पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के खिलाफ जाती है, क्योंकि कट्टर इस्लामी है और प्रो पाकिस्तानी है। और आईएसआई को क्या मिल जाती है वहां, जय मिल। अब आईएसआई बांग्लादेश में होना, आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो हमारे लिए इधर से दिक्कतें पैदा करेगा। वहां तो करता ही है, इधर होना। अब हमारे लिए देखो सिरदर्द यही हो रहा है। आज ये वाली पार्टी अवामी लीग से चिढ़ भी इसलिए रहे थे, अवामी लीग जब से थी तब से वहां पर आईएसआई को बिल्कुल भारत विरोधी ताकतें वहां काम कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। अब वहां पर ये पार्टी अगर आती है, वैसे तो मिलिट्री का शासन आने वाला है, मिलिट्री वहां की फिर भी न्यूट्रल है, भारत और चीन के बीच में सामंजस्य बना के रखती है। तो भी अब देखना पड़ेगा कि वहां पर होता क्या है घटनाक्रम, कैसी सरकार बनती है। हाँ, हाँ, काफी आगे डेवलप हो गया था पिछले 15 सालों में बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का आपको मामला समझ में आ गया। इसी बीच 1971 में बांग्लादेश बन गया। लेकिन बांग्लादेश, ये मत सोचना कि बांग्लादेश सारे लोग बनाना चाहते थे। बांग्लादेश के कुछ लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान से अलग हो। वो लोग आज जो हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जो लोग प्रो वाले थे वो इसको सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से दो भागों में बांग्लादेश। भारत के समर्थन में कौन सी सरकार रहती है वहां, जो अभी तक थी, और वहां के लोगों के दिमाग में ये बात भी आने लग गई थी कि सरकार जीत कैसे रही है बार बार। 2009 से लेके और अभी चुनाव हुए 2000, अभी के चुनाव में 2024 के चुनाव में यही पार्टी जीती। कौन सी पार्टी जीती? अवामी लीग। शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी।
तो अब वहां के लोगों को लगने लग गया था कहीं ये भारत ही तो नहीं है जो चाहता है हमेशा यही रहे। ऐसे भी उनके दिमाग में बात आने लगी थी। इसीलिए याद होगा आपको पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप हारे थे, बांग्लादेश में पटाखे फूटे थे, याद कीजिए। जब हम मेन वर्ल्ड कप 50-50 वाला हारे थे, वरना बांग्लादेश हमारी हार में खुश हो रहा है। वहां उल्टा हो गया था। आजकल सरकार तो भारत के पक्ष में थी, लेकिन लोगों के बीच में भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करके रखती है। तो अब वो ताकतें आ जाएंगी पावर में, अगर आती हैं तो, जो कि एंटी इंडिया है। ठीक यही काम मालदीव में हुआ है, वहां मुइज्जू की सरकार आना, समझ रहे हैं बात को। ठीक यही काम अभी नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां केपी शर्मा ओली की सरकार आना। भारत के सारे पड़ोस में, अब देखो हमारे लिए ये अच्छी है शेख हसीना, हो सकता है अपने देश के लोगों के लिए खतरनाक हो, क्योंकि अपने देश के लोगों के बारे में कहा जाता है ये जो है इन स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन प्रोटेस्टर्स को इन्होंने बोल दिया रजाकार। तुम रजाकार हो। रजाकार कौन? वही वाले जो 1971 के पाकिस्तान का साथ दे रहे। इसलिए स्टूडेंट चिढ़ गए, हमें गद्दार बोल। हमारे यहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है, कई बार सरकार बोल देती नहीं, ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये वो है, बोल देती है ना सरकार, कई बार ऐसी बात आती है। वहां की सरकार ने भी ऐसी किया। बांग्लादेश की जो शेख हसीना सरकार है, उन्होंने वहां के स्टूडेंट्स को रजाकार बोल दिया। वो और चिढ़ गए, हमें गद्दार बोल रहे। रजाकार वहां गाली है, कभी किसी बंगाली के आगे, बांग्लादेशी के आगे मत बोल देना रजाकार, वो समझ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, इतना मारेगा ना तुम्हें। तो रजाकार कौन है? रजाकार वहां गाली है। रजाकार मतलब देशद्रोही, जो तुमने उस टाइम पाकिस्तान का साथ दिया, वो वाले लोग। और वहां उन्हें रजा, तो इससे भी, पर ये था छात्र आंदोलन, ये शांति प्रिय आंदोलन था। ये आंदोलन हो गया हाईजैक, ये आंदोलन हो गया हाईजैक। अब मुझे कई बार याद आता है, आपको याद है भी कुछ समय पहले किसान आंदोलन हुआ था, एक वो नई दिल्ली पहुंच गया था, लाल किले का झंडा वहां, याद आ रहा है कुछ? तो हमारे यहाँ आंदोलन में भी अब डर लगने लगा है। आंदोलन तो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, किसान आंदोलन, फलाना कर्मचारी आंदोलन, वो आंदोलन कब किस हाथ में पड़ जाए और कौन उसका फायदा उठा ले, वो उसको भी नहीं पता लगता जो आंदोलन चला रहा होता है। वो भी बाद में ही देखता है ये हुआ क्या, मैं कहाँ चला था और कहाँ पहुंच गया। तो ये दिक्कत हो जाती है। पर इसका मतलब क्या आंदोलन बंद कर दें? लोकतांत्रिक तो देश चलाना क्या सिरदर्द है भाई, है? कौन सही है कौन गलत है क्या पहचानो, बड़ी दिक्कत। अब ये वाली बात है, तो आप समझ में आ गया आपको, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है आपको। अब फिर वही क्वेश्चन, इसके पीछे कौन हो सकता है, मेन मुद्दा तो हमारा ये है, कौन हो सकता है। पहली बात, अभी आपको याद होगा जून में जब हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ, शेख हसीना भारत आई, ठीक है। इसके तुरंत बाद वो गई कहाँ? चाइना। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, चाइना में इस बार उनको ज्यादा वेटेज नहीं मिला। मैंने आपको, शी जिनपिंग ने उनको टाइम ही नहीं दिया, शी जिनपिंग ने उनको टाइम नहीं दिया। वो अपनी यात्रा, जितने दिन की यात्रा थी उससे पहले, 1.5-2 दिन पहले ही आधी यात्रा बीच में छोड़ के आ गई। इसको लेकर इंटरराष्ट्रीय मीडिया में बहुत सुर्खियां आई कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात यह है कि फिर भी शेख हसीना की जो सरकार है, वो शेख हसीना की जो सरकार है वो बड़ी समझदार सरकार है। समझदार इन द सेंस वो चालाक सरकार भी थी, क्योंकि वो चाइना और इंडिया दोनों से फायदा उठाती थी। हम बोल रहे हैं कि शेख हसीना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है बांग्लादेश, पर आपको पता होना चाहिए शेख हसीना चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बांग्लादेश को बहुत पैसा चाइना ने दिया है और आगे देने का वादा किया है, हम उतना नहीं दे सकते। तो अब वो गलत भी नहीं है, वो तो अपने देश का फायदा देखेंगी ना। तो अपने देश के फायदे के हिसाब से वो क्या कर रही थी, वो चाइना से भी फंड लेती थी, इंडिया भी जो सपोर्ट कर सकता था सपोर्ट करता था। और इससे दोनों से जब बांग्लादेश को, तो इससे इकोनॉमी में क्या आता था, असर आता था, इकोनॉमी बढ़ रही थी। अब प्रियंका आप बोल रही हो कि वहां इकोनॉमी बढ़ रही थी, ये भी बात आपने बोली, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भी दिखाया गया, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत तगड़ी थी। कुछ ऐसे हालात भारत में भी हैं, भारत कई रिपोर्टों में बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर खाने हालात हमें पता है, वो हम ही जानते हैं भारत के लोग। बांग्लादेश के भी
एक रिपोर्ट में तो बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल गया। और वहां अंदर खाने जब इतनी बड़े 40% बेरोजगारी, 40% वहां का जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल बेरोजगार है, 40% पॉपुलेशन, तो फिर बड़ी समस्या देखने को आई। तो ये भी एक बड़ा गुस्सा था सरकार के खिलाफ। पर बांग्लादेश की सरकार डिप्लोमेटिकली काम करती थी, इंडिया आती थी तो चाइना भी जाती थी, वहां से भी उसके। इस सरकार की असल में जिससे नहीं बनती थी वो है यूएसए। चाइना को इतनी दिक्कत नहीं है उनसे, क्योंकि वो चाइना को फेवर करती हैं। भारत को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, भारत को भी फेवर करती है। असल में इस सरकार से जो असली दिक्कत है वो है यूएसए को। और अभी जुलाई में ही यूएसए के एक बड़े अधिकारी जुलाई में ही बांग्लादेश के दौरे पे गए। उसके बाद बांग्लादेश में आंदोलन शुरू होना, और वो आंदोलन इतने आगे स्तर पर बढ़ना, फिर वो आंदोलन खत्म हो गया था। रिजर्वेशन की जो मांग है वो घटा दिया था, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज। हमारे यहाँ भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश रिजर्वेशन के ऊपर, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ही रिजर्वेशन को कर दिया था। लेकिन फिर वो आंदोलन भड़का, यानी कोई ताकत तो है। तो अमेरिका जैसे देश, मैंने आपको कहा है, किसी देश में विरोध प्रदर्शन करवा भी सकते हैं। मैंने आपको पिछली, देखो क्या इत्तेफाक की बात बैठी, पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था अमेरिका जैसे देश किसी देश में, तो अगर हमारी सरकार कहीं ये बोलती है कि इस मामले में बाहर की ताकत हो सकती है, तो कभी कभी हो सकता है सरकार बचने के लिए ऐसा बोल रही हो, प्रोपेगेंडा झूठा फैला रही हो, पर ये सच भी हो सकता है। हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर की ताकत हो जो हमारे देश के अंदर आंदोलन को इतना खराब लेवल तक ले जाना चाहे जिससे सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए, कमजोर हो जाए। अभी कितनी कोशिश करने के बावजूद भी सरकार तो हमारी यहाँ बदली नहीं। लेकिन इस बार इस सरकार के लिए मुसीबतें ऐसे बढ़ाती है कि घरेलू मोर्चे में तो तुम निपटो ही, लेकिन यहाँ देखो, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ बैठा रखे हैं, कश्मीर में 600 कमांडो। आपको लग नहीं रहा अमेरिका कितना चालाक है? अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। इधर यहाँ बांग्लादेश में हमने समस्याएं उनके लिए खड़ी करी दी है, उधर चीन ने नेपाल में हमारे लिए समस्या, वो चीन में केपी शर्मा ओली, और यहाँ पे नेपाल में अमेरिका की भी एक बड़ी दिलचस्पी है, ये भी आप ध्यान रखिए। और अंदर खाने में एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। अंदर खाने ये बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट तोड़ के, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। म्यांमार का कुछ पार्ट तोड़ के और बांग्लादेश का कुछ पार्ट तोड़ के अमेरिका यहाँ पे एक नया देश बनाना चाहिए, एक ऐसा देश जो कि अमेरिका को मदद करे। इसमें हमारा मणिपुर जो राज्य है, ये जो विद्रोह हुआ है पिछले 1 साल के पीछे, ये ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस की खबर है। अमेरिका चाहता है भारत का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, जहां पे ये ट्राइबल्स है ना जो आपके, म्यांमार का और बांग्लादेश का पार्ट तोड़ के एक नया देश, देखो अमेरिका किस हद तक भी जा सकता। तिमोर लेस्टे जो देश बना है वो इसकी एक वानगी है, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे कहाँ है? इंडोनेशिया का पार्ट था, आपको पता है, जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली। वो अमेरिका ने तो बनवा रखा है, क्रिश्चियन कंट्री बनाने का यहाँ पे प्लान है। इसलिए हमारी इस आशंका को हमारी सरकार की रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कुछ क्षेत्रों में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्रिश्चियनिटी, कुछ रिलीजन वहां पे, जो कुछ स्टेट बिल्कुल क्रिश्चियन हो गए, इसमें पश्चिमी देश पैसा भेजते हैं। देखो कितनी समस्याएं हमारे लिए आ रही हैं और आने वाली हैं, जरा ध्यान से देखिए। कश्मीर में दिक्कत चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश वाले मुद्दे से और बड़ी दिक्कत हो गई। नेपाल के साथ तो चलो उस तरह का बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन इधर पाकिस्तान पंजाब में अस्थिरता बढ़ाना चाहता है, और पंजाब में जो खालिस्तान वाला मुद्दा है वो भी बड़े स्तर पर चल। अब आप समझ लीजिए भाई, हम अंदर ही अंदर समझते रहते हैं ये समस्या वो समस्या, और बड़े बड़े देश क्या क्या खेल कर गए आयुष को पता भी नहीं लगा। ठीक है ना? कहाँ है अमेरिका और कहाँ है भारत और कहाँ है बांग्लादेश, और कितना बड़ा खेल। तो इन सब के पीछे जो प्राइमरी माना जा रहा है वो कौन माना जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। उसका यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? क्या इंटरेस्ट, क्यों ऐसा करना चाहता होगा, उसको क्या मतलब है?
भारत विकसित अरे भारत और अमेरिका की तो दोस्ती की आजकल बड़े चर्चा है। भारत तो क्वाड में भी है उसके साथ, तो क्यों वो भारत के साथ ऐसा करेगा? हाँ, कौन बताएगा इसका कारण क्या है? भाई प्रियंका कह रही है, अच्छा मेन दुश्मन अमेरिका का कौन है? चाइना। उसे चाइना को काउंटर करना है, तो फिर उसको भारत का सपोर्ट चाहिए। भारत को सपोर्ट करता भी है, भारत को पूरा वो करता है, लेकिन भारत ज्यादा ना उछले। देखो, चाइना को कंट्रोल करने के लिए भारत का साथ देता है, और भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का साथ देता है। पाकिस्तान बहुत, ये जो चाइना, ये अमेरिका है, बहुत चालाक चीज है। यस सर जी। चाइना ज्यादा ना उछले तो वो भारत का साथ देता है, भारत ज्यादा ना उछले तो वो पाकिस्तान का साथ देता है। और ये सर बाइडेन क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकेंड, ये जो बाइडेन की सरकार है, इसने अभी एक फंड इशू कर दिया पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जो सरकार थी, जो प्रो चाइना थी, जो अमेरिका को ज्यादा घास नहीं डाल रही थी, वो थी इमरान खान सरकार। आज इमरान खान कहाँ है? जेल में है। समझ रहे हो ना? जो उनके हिसाब से नहीं होगा, इसका मतलब उनके पास इतनी ताकत है कि वो किसी देश की सरकार को भी हिला सकते हैं। बहुत मजबूत नरेंद्र मोदी सरकार को क्या वो पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। चाह नहीं रहे थे इस बार आई ये सरकार यहाँ पे, लेकिन फिर भी आई। लेकिन ये सरकार को कैसे परेशान किया जा सकता है? घरेलू मुद्दे पे तो चलो घरेलू पार्टियां घेरेंगी, पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में उलझा दो। ये आस पड़ोस में जो हो रहा है, अब इसमें उलझेंगे ही तो हम। हमारा अटेंशन हमारी कितनी मिलिट्री को मूव करना पता है ना आपको? बीएसएफ चौकस हो गई है वहां पे, बीएसएफ चौकन्ना हो गई है, डीजी बीएसएफ पश्चिम बंगाल चले गए हैं। इसका असर हमारे देश पे भी हो सकता है। पूरा वहां पे हमारी इतनी बड़ी फोर्सेस वहां रहेगी, एक पाकिस्तान वाला मोर्चा खुला हुआ है, एक ये चीन वाला है, इधर से बांग्लादेश बॉर्डर को पूरा सेंसिटिव हो गया, नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने कोशिश कर ली। सरकार तो नहीं हिला पाए, पर ये कोशिश कर दी, और एक सबक भी दिया हमें। इस टाइम पर ये सब होना, जब प्रधानमंत्री रूस से आए हैं, रूस से बहुत चिढ़ता है ना अमेरिका, कहां कहां उसका असर पड़ा, और चाइना को बढ़ने नहीं देना चाहता। चाइना पावरफुल हो रहा है, अब चाइना को काउंटर करने के लिए उसे चाहिए यहाँ पर एक पूरा बेस, अपना नेवल बेस। पहले उसने भारत से मांग की, भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा भाई देखो, हमारी दोस्ती वोस्ती हो ठीक है, लेकिन अपनी जमीन का इस्तेमाल हम एंटी चाइना। कल के दिन पता लगा ऐसा ही तो हमने कुछ 1950 के दशक में खेल खेल में तुम्हारे साथ साथ आ गए, 1962 में चीन ने हमें मारा, तो क्या हुआ? पिटे तो हम खुद ना, तुम तो उधर इतनी दूर थे। अभी हम तुम्हारा साथ दे दें चाइना के खिलाफ, पता लगा चाइना ने कल के दिन अटैक कर दिया, तुम तो आओगे भी नहीं, हाथ ही हिलाते रहता। वैसे यूक्रेन को फंसा रखा, वैसे ही हाल हमारा। तो अब भारत दिमाग से काम करता है, क्यों करे भाई? हम क्यों तुम्हें अपना नेवल बेस दे चाइना के खिलाफ? चाइना से हमारी दुश्मनी है, पर इतने बड़े लेवल पे भी नहीं है ना कि चाइना सीधा सीधा अटैक कर रहा हो हम पे। बॉर्डर बॉर्डर तक है ना वो मामला। तो अभी हम इतना ज्यादा क्यों उलझे, अपनी समस्या और क्यों बढ़ाएं, जब उधर से पाकिस्तान वाला सिरदर्द है? तो बहुत खेल के दुश्मन है हमारा, पर ये होता है ना कि अभी इससे ज्यादा दुश्मनी है, कि ज्यादा खतरनाक ये दुश्मन है, एक लेवल होता है। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाइना को काउंटर करना है, उसे नेवल बेस चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो बांग्लादेश के ऊपर नजर गड़ा रहा था, बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की शेख हसीना ने साफ मना कर दिया। बांग्लादेश, अभी शेख हसीना ने 3-4 महीने पहले बयान दिया था ना, कि एक बड़े पश्चिमी देश ने मुझे ऑफर दिया है, बड़े पश्चिमी देश ने मुझे ऑफर दिया है कि आप अपनी कुछ टेरिटरी हमें दीजिए, इसके बदले फिर आप अपने देश में कुछ भी करिए, फिर हम नहीं बोलेंगे। देखो अमेरिका कितना चालाक है। अगर अगर हमारी देश की सरकार, हमने कश्मीर से 370 हटाया, अभी वक्फ बोर्ड वाला कानून आने वाला है, किसान कानून, कुछ भी आए, अगर इनमें एक भी कोई पार्टी जरा चूचा करती है, पार्टी मतलब लोग प्रदर्शन करते हैं ना भाई, किसान आंदोलन है तो किसान प्रदर्शन करेंगे, छात्र आंदोलन है तो छात्र, ये बात अमेरिका उठाता है। भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ की सरकार बहुत ज्यादा तानाशाह हो चुकी है, वो हो चुकी है। लेकिन अगर वो सरकार उसके हिसाब से चल रही है, तो वो चुप हो जाता है, फिर कुछ नहीं बोलेगा। वही वो शेख हसीना के लिए बोलता है, बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है, बांग्लादेश में ये चल रहा है, बांग्लादेश में वो चल रहा है, बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने फलाना पार्टियों के लोगों को कैद कर रखा है। लेकिन अगर शेख हसीना उसको वो दे देती एरिया, नेवल बेस, और शेख हसीना ने ऑन रिकॉर्ड ही बोला है कि एक पश्चिमी नाम नहीं लिया उन्होंने कहा एक बड़े पश्चिमी देश ने मुझे ऑफर किया है कि आप अपनी टेरिटरी दीजिए, उसके बाद हम आपको परेशान
परेशान नहीं करेंगे मतलब उसके बाद जो मैं अपने देश में चाहे पिटोल अपने लोगों को, चाहे किसी को जेल में डालो, अमेरिका चुप रहेगा। बस अमेरिका का फायदा होना चाहिए। अमेरिका झूठा प्रोपेगेंडा दिखाता है लोकतंत्र का, और अमेरिका जब चाहे कहीं सत्ता पलट देता है, जब चाहे सैन्य शासन लगा देता है, जब चाहे कुछ कर देता है, और बाकी चिल्लाता रहेगा लोकतंत्र 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 के नाम। तो इतना बड़ा ड्रामेबाज है। आई आपको बात समझ में? प्रियंका, इसमें घबराने की बात नहीं है फिलहाल, ठीक है, पर आप थोड़ा बहुत टेंशन में आ सकती हैं। इससे चिढ़ रहे हैं ना। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो बाहर से फंडिंग आती थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया है, उसके खिलाफ बहुत से कानून लेके आई। इससे बाहर से आने वाला पैसा बहुत हद तक कम हुआ है। तो अब दूसरे रास्ते जो होते हैं उन रास्तों से पैसा वो आए, इसके लिए काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड वाला कानून आने वाला है, अब देखो उसके ऊपर क्या करती है सरकार। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? हाँ, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। इन्होंने कहा आपने पूरे पड़ोसी देशों के पर्सपेक्टिव में बताया कौन सी सरकार हमारे पक्ष में है, कौन सी सरकार हमारे वो। और यूएस के पर्सपेक्टिव में इसमें क्या है कि यूएसए में दो पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेट्स, एक है रिपब्लिकन। अब भारत के पक्ष में क्या है इसमें देखिए, और वैसे यूके में रहता है, यूके में भी दो पार्टियां रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार अभी चल रही है, जो बाइडेन, और रिपब्लिकन की पार्टी है ट्रम्प। जो पार्टी है इसके नेता कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। अब अगले बार अगर ये राष्ट्रपति बनते हैं तो इसका मतलब ये वाली पार्टी सत्ता में आएगी, रिपब्लिकन। अभी चुनाव होने, अमेरिका में भी चुनाव होने इस बार। देखिए भारत के पक्ष में क्या है, ये जो पार्टी है, वैसे तो अमेरिका में कभी ऐसा नहीं होता, जैसे भारत में भी नहीं, पार्टी वार्टी के हिसाब से नहीं चलते। अमेरिका की अपनी एक नीति होती है, जो अमेरिका देखेगा अपना इंटरेस्ट पहले। अमेरिका दुनिया का बादशाह है इस टाइम फिलहाल, तो वो अपने हिसाब से चलता है। तो वहां पार्टी वार्टी कुछ भी है, ज्यादा पॉलिसी में चेंज नहीं आता। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी देखो, शेख हसीना, आज हम नरेंद्र मोदी शेख हसीना को जब वो आई है शरण दे रहे हैं ना, हेल्प कर रहे हैं, यही काम इंदिरा गांधी ने किया। वैसे तो सरकारें दोनों अलग है एक दूसरे से, भारत के अंदर क्या राजनीति है, लेकिन विदेश नीति के मामले में चाहे भाजपा, कल ही शेख हसीना की हालत जानने के लिए राहुल गांधी मिले एस जयशंकर से, तो इस मामले में कांग्रेस भी चिंता में आ गई। यानी कि बात ये नहीं होती कि कौन सी सरकार चल रही है, बात ये होती है कि क्योंकि चाहे पार्टी सत्ता में ये हो वो हो, भारत सरकार तो रहेगी ना हमेशा। चेहरा ही तो चेंज होगा कि भारत सरकार में मनमोहन सिंह है या मोदी है, लेकिन चेहरा बदलता है, सरकार तो वही रहती है। यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन दोनों की पॉलिसी में ज्यादा चेंज नहीं आता, लेकिन डेमोक्रेट्स किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे प्रेस इंडेक्स, जैसे माइनॉरिटीज, जैसे SC ST। अगर मान लो भारत में डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, कहीं ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है, भारत सरकार कहीं की सरकार गिरा दे रही है, विपक्षी पार्टी को ढंग से वो नहीं देने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है, मंच नहीं मिल पा रहा है, तो डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को उछालती है, दबाव बनाती है, रिपोर्ट निकालेगी। कहीं पर ऐसा प्रेस व्रेस के ऊपर सैंक्शन लग रहा है, या जैसे इंटरनेट शट डाउन हो रहा है, बार बार इंटरनेट शट डाउन हो रहा है, तो ये बहुत चिल्लाएगा अमेरिका, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रदर्शन वगैरह क्यों रोके जा रहे हैं, क्यों नहीं करने देने हैं। ये वाली पार्टी जो आती है डेमोक्रेट्स, SC ST के ऊपर अगर कुछ भी ऐसा आता है या उनके ऊपर अत्याचार की बात आती है तो ये ज्यादा चिल्लाएंगे। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार की बात आएगी, माइनॉरिटी के ऊपर, ये वाली पार्टी जो बाइडेन वाली है ये चिल्लाती है, ये भारत को बहुत कोसेगी। इनका ये काम होता है, इनका काम होता है किसी भी देश में लोकतांत्रिक के मुद्दे जो चलेंगे ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, मतलब ये बोलते हैं दुनिया में बिल्कुल शांति, पीस, वो हो, ऐसे रहे, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई सरकार लोगों को परेशान, ऐसा बोलते हैं, जबकि खुद के देश में अभी वहां ट्रम्प के ऊपर गोली चल गई, पर ये दुनिया भर के ऊपर दादागिरी दिखाएंगे। ये इनका काम है, इनकी भी क्या, इनकी आदत नहीं होती जैसे किसी की छेड़खानी वाली आदत है, दूसरे देशों के मामले में, आंतरिक मामलों में बोल। अब ये वाली जो आती है ट्रम्प वाली, ट्रम्प वाली सरकार में हमें फायदा होता है। अच्छा, ट्रम्प वाली सरकार आई तभी तो उस टाइम पे ही हमारा 370 हमने कश्मीर से हटाया। अब आप सोचिए श्रुति, अगर ये वाली सरकार होती ना उस टाइम, डेमोक्रेट्स वाली,
इसने इस मुद्दे को इतना दबाव बना देना था ना भारत सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर देती। लेकिन वहां पे थी ट्रंप की सरकार। ट्रंप बोलती है करो करो जो करना है, हमें मतलब नहीं, बस हमारा फायदा होना चाहिए, पैसा, हमारे पैसे में हमें जो लाभ मिल रहा है भारत से। तो ट्रंप के टाइम पर भारत को यह फायदा हो जाता है, ये फायदा हो जाता है कि ट्रंप मेन बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट। किसकी बात करते हैं? अगर अमेरिका ऊपर होना चाहिए। बाकी ट्रंप ये बोलते हैं क्या है ये नाटो वाटो, ट्रंप के आने से तो डर रहे हैं लोग, ट्रंप आएंगे तो वो यूक्रेन भी हारा फिर। ट्रंप कहते हैं हमें नाटो वाटो से मतलब नहीं, हम क्यों इन देशों को फालतू में पैसा वैसा दे रहे हैं। ट्रंप ने तो उस टाइम उसका पैसा बंद कर दिया था WHO का, जब कोविड चल रहा था। ट्रंप ने कहा WHO चाइना के कहने पे चलता है, हट हम पैसा नहीं देंगे। ट्रंप कहते हैं क्या इधर उधर पैसा देना है, अपने देश को अमेरिका को स्ट्रांग बनाओ, मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन। तो ट्रंप फालतू इधर उधर मामलों में क्या नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। पर वो अमेरिका है, कहां वो नुकसान होता है हमें तब। ट्रंप कहते हैं अमेरिका, वो कहते हैं बाहर के लोगों का आना अमेरिका में क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं ना अमेरिका में, उनके वीजा में कटौती हो जाती है। वो कहते हैं इधर उधर सब जगह से लोग आ जाते हैं यहाँ कोई अमेरिका में खराब बट रही है, रहो अपने अपने देश में। तो वो इस तरह के, तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। अब इस बार हमारे लिए सिरदर्द क्या हो गया, ट्रंप आ रहे हैं अगर, तो ट्रंप, मुझे लग रहा है ट्रंप के आने से कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं वो क्वाड से भी बाहर आ सकते हैं। क्वाड वास्तविक वो नहीं रहेगा क्योंकि ट्रंप ना मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सहयोग, संगठन, इन पे विश्वास नहीं करते। उसने अपने देश से मतलब है, मैं अमेरिका मेन रहना चाहिए बस, तो ज्यादा संगठन उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो क्वाड अगर आता है, और वैसे भी क्वाड में देखो ये कहां इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ट्रंप क्या है बेबाक, उन्होंने चाइना के खिलाफ गए, तो जैसे बाइडन आए तो चाइना के साथ अभी अमेरिका के रिलेशन ठीक ठीक है। ट्रंप थे उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने चाइना को बोल दिया दिस इज नॉट कोविड वायरस, दिस इज चाइनीज वायरस। अब ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, और चाइना के लोगों को एकदम बोल दिया। भाई अमेरिका में उस टाइम वहीं पे कई चाइनीज बच्चे थे, उनको अमेरिका के लोग चिढ़ाने लग गए चाइनीज वायरस चाइनीज वायरस। ये ट्रंप के समय पे होता है। पर ट्रंप के समय पे वहां क्या होता है, अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, ब्लैक्स और व्हाइट्स। वहां पर ट्रंप के समय याद होगा पुलिस वगैरह कैसी होती है, जो वहां के ब्लैक्स होते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो जाता है। अब हमारे लिए ट्रंप अच्छे हैं, पर उनके देश के लोगों के लिए कैसे हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिर वो थोड़े उस तरह से अलग तरह से काम करने वाले हैं। तो अभी वो उनको नहीं कह रहे हैं, अभी उन्होंने उनको ब्लैक कह तो दिया। कौन, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। तो ट्रंप थोड़ा, जैसे हमारे देश में हिंदू मुसलमान होता है ना, अमेरिका में होता है ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो कोई प्रॉपर तरीके से सही तो कोई भी नहीं होता। शेख हसीना का हमें इसलिए दुख हो रहा है कि हमारे नुकसान, हमारे हितों को वहां के देश के लोग तो खुश हो रहे हैं कई जगह, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हट गई उनके लिए वो तानाशाह थी। पर हम अपने फायदे के लिए देखेंगे ना, वहां के लोग अपने हिसाब से देखें। हमारे लिए सरकार अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, दूसरे देश के लिए कैसी है वो अपने हिसाब से देखेगा। ये होता है सारा। तो कहने का मतलब है सब हम स्वार्थी हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे देश हो, सबको अपना फायदा देखना है उस हिसाब से। लेकिन कई बार हमारा फायदा होता है, कई बार नहीं भी होता, क्योंकि समीकरण अलग अलग तरह से बैठे। तो फिलहाल यहीं पे रोकते हैं इस चीज को। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्या पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, इसका किस प्रकार से स्थिति बदली है। और आज के अखबार को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। देखिए आज का तो पहले ही इतनी बड़ी बड़ी खबर क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में तख्ता पलट। हम बचपन में पढ़ते थे, सुनते थे, अब अपने सामने सामने तख्ता पलट देख रहे हैं। क्या होता है तख्ता पलट, हमने कई बार इतिहास में पढ़ा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, ये हुआ वो हुआ। और ये देखिए बांग्लादेश की राजधानी में प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच के, जहां देखो प्रधानमंत्री आवास के ऊपर इतने सारे लोग देखे तुमने कभी ऐसे जो है। हाँ हाँ हाँ, बत्तख लेके, खरगोश ले गए, उनका कोई उनके बेड पे बैठ के बिल्कुल जूते लेके बैठ रखा है, सो रखा है, यही हाल हो गया वहां। ऐसा मुझे वहां का याद आ रहा है, श्रीलंका का। श्रीलंका में भी हुआ था ऐसा, याद है आपको? श्रीलंका में ऐसी स्थिति बनी थी, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे वहां के, वहां किचन में घुस गए राष्ट्रपति की, और यही हाल हुआ था वहां तालिबान ने जब किया था। वो तो जिम में गया, जिम में उसने क्या डंबल डुम्बल किया, उन्होंने तो बंदूक बंदूक देखी है। हाँ, लाइब्रेरी तो उन्हें पसंद नहीं है, पढ़ाई वाली चीज। वो उन्होंने देखे डंबल, वो बाइसेप्स करने लग गया वो आतंकवादी। अब जो भी है वो, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।